मुरादाबाद पहुंची प्रियंका गांधी, लाखों की तादाद में पहुंची भीड़। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी मुरादाबाद पहुंची, जहां मुरादाबाद पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। प्रियंका गांधी ने मंच पर बोलते हुए कहा, अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो हम 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देंगे, साथ ही विधवा और वृद्धा पेंशन 1000 देंगे। इसके साथ ही जो परिवार कोरोना काल में पीछे रह गए हैं उनको 25,000 देकर उनकी आर्थिक सहायता करेंगे। प्रियंका गांधी ने मंच से बोलते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कहा कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलितों के साथ फोटो खिंचवाकर उनके साथ हमदर्दी का दिखावा करते हैं, लेकिन जब उन्हीं दलित परिवारों के साथ शोषण होता है तो बीजेपी हाथ खड़े कर लेती है। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को भी आड़े हाथे लेते हुए कहा कि प्रदेश में चुनाव नजदीक है तो अखिलेश यादव नजर आने लगे हैं, लेकिन वही प्रदेश में दंगे और किसान हत्या हुई है जब समाजवादी कहीं नजर नहीं आई। उन्होंने मुरादाबाद की जनता से कहा कि आप लोग हिसाब नहीं लेते, मैं आपसे नाराज हूं, आप अपनी राजनेताओं से हिसाब लीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जितना भी सरकारी योजनाएं हैं उनमें से 40% का आरक्षण महिलाओं को देने का आश्वासन दिया। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आज किसान दुखी है और ये सरकार किसानों के साथ विश्वासघात करने का काम कर रही है। आज 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान रोटी को गार्डन में धरने पर बैठा है, आरक्षण की मांग को लेकर बैठा है, लेकिन इस सरकार में आरक्षण विरोधी सरकार ने दलित पिछड़ों के अधिकारों पर डाका डालने का काम किया है। हम कहना चाहते हैं कि आज सभी परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। आपको यह बताना होगा, यह जताना होगा, यह संदेश देना होगा। आप याद करिए, अभी कितने दिन हुए यूपी टेट की परीक्षा के पेपर लीक हो गए। मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं क्या कि जो यूपी परीक्षा आपके साथ है, जरा हाथ उठाकर समर्थन दे दीजिए, समर्थन दे दीजिए। बदलाव की आदि है किसानों, बदलाव की आदि है किसानों, बदलाव की आदि है किसानों, बदलाव की आदि है किसानों। निश्चित तौर से बदलाव का दौर चल रहा है। मैं कह रहा था किसान दुखी है, परेशान है। आज रात रात भर किसान अपने खेतों का पहरा करने पर मजबूर है। आज महिलाएं दिन भर अपने खेतों का पहरा कर रही है, रात रात भर किसान अपने फसलों का पहरा कर रहा है और किसान अन्ना जानवरों से परेशान है। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी, योगी जी, जरा बताइए, आपकी सरकार में दरोगा भर्ती का पेपर लीक हुआ, आपकी सरकार में शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ, आपकी सरकार में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती का पेपर लीक हुआ। कौन है जिम्मेदार? कौन है उसका जिम्मेदार? ये बात आज आपको प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। इस सरकार, ये सरकार सिर्फ अंधेर नगरी बनाती है और अंधेर नगरी का चौपट राजा है। व्यापार आज पूरे प्रदेश में चौपट है, युवाओं का भविष्य चौपट है, खेती किसानी चौपट है, महंगाई से घर का बजट चौपट है। आपने देखा होगा 27 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा हुई, 22 लाख युवाओं ने मेहनत की, 2 सालों के लिए काम किया। क्या हुआ? पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द की गई, भर्ती फिर से लटक गई। फिर से क्यों कह रही हूं? क्योंकि इस तरह से तमाम भर्तियां हैं। मैं ऐसे लोगों से बात कर चुकी हूं, ऐसे युवाओं से बात कर चुकी हूं जो 6-6 सालों से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं।
जिन्होंने 4-5 परीक्षाएं दे दी हैं, लेकिन आज तक उनको रोजगार नहीं मिला। यहां पेपर आउट हुआ, नई बात नहीं थी। 12 परीक्षाओं में इस तरह से हुआ है। 10 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां बहुत हैं, नौकरी योग्य युवा कम है। अब आप बताइए, जहां जहां मैं जाती हूं मुझे ऐसे युवा मिलते हैं जिन्होंने बीए पास की है, किसी ने आईटीआई पास किया है, किसी को एमए भी हुआ है, और मुश्किल से संघर्ष करके मैं एक वाल्मीकि कॉलोनी में गई लखनऊ में, वहां मैं एक महिला से मिली। उससे मुझे कहा कि मैं संघर्ष करके घरों में काम कर करके 4-5 हजार रुपए का वेतन लेके मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया। मेरी बेटी बीए कर चुकी है, आईटीआई पास है, आज तक दर भटक रही है, उसको नौकरी नहीं मिली। अगले घर में गई वही समस्या, अगले घर में गई वही समस्या। मैं कम से कम 10 परिवारों से मिली उसी एक कॉलोनी में, सबने मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया। नौजवान मेरे सामने आए, उन्होंने सबने कहा कि हम दीदी हमने पढ़ाई की है, कहीं पे रोजगार नहीं मिलता। और योगी जी इस तरह के बयान देते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। बघेल जी यहाँ उपस्थित हैं। 2 दिन पहले बघेल जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के कुछ व्यापारियों से, उद्योगपतियों से उनकी चर्चा चल रही थी। तो उन उद्योगपतियों ने बताया कि एक पोर्टल की जरूरत थी, जिसके लिए वह मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, लेकिन पिछले 4 सालों से उनको मिलने का मौका नहीं मिला। तो बघेल जी से मैं बात कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 सालों से कोई अपनी समस्या को लेकर भटक रहा है। उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी इनके लिए समय नहीं बता रहे हैं? तो बघेल जी ने मुझे एक बात कही जो मेरे मन में रही। उन्होंने कहा, देखिए दीदी, हमारे प्रदेश में जाति और धर्म पर आधारित राजनीति कम होती है और विकास पर आधारित राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति और जातिवाद पर आधारित राजनीति इतनी भयानक है कि मुख्यमंत्री भी जानता है कि लोगों की समस्याओं का हल करने के बजाय चुनाव के समय आएगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, चुनाव जीत के निकल जाएंगे और उनको कोई जवाबदेही ही नहीं रहेगी कि दोबारा अपने पैरों पे खड़े हों। इसीलिए सबसे गरीब परिवार, जिन्होंने सबसे ज्यादा संकट, जिनको सबसे ज्यादा संकट पहुंचा कोरोना से, उनको हम 25,000 रुपए देना चाहते हैं। देखिए, अगर हमारी सरकार आएगी तो चाहे कोई भी बीमारी हो, 10 लाख रुपए का इलाज सरकार मुफ्त में कराएगी। वृद्धा और विधवा पेंशन 1000 रुपए देंगे और जितनी भी नई सरकारी नौकरियां हैं उसमें पहले से जो आरक्षण है उनके तहत ही 40% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। सुनिए, लोकतंत्र में जनता जिंदाबाद है। मैंने आपसे पहले भी कहा, मेरी आप सबसे शिकायत है, अपने नेताओं से आप हिसाब नहीं मांगते। चुनाव आता है तो सफाई कर्मचारियों के साथ नरेंद्र मोदी जी अपनी फोटो खिंचवा लेते हैं। आगरा में अरुण वाल्मीकि के पूरे परिवार को 3-4 दिनों के लिए जेल में रख के, पुलिस स्टेशन में रख के बुरी तरह पीटा जाता है तो कुछ नहीं कहते, आप हिसाब नहीं मांगते। हाथरस में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, पुलिस प्रशासन द्वारा उसकी चिता जलाई जाती है,
उसके माँ बाप को आने भी नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, मुख्यमंत्री जी चुप रहते हैं। आप हिसाब क्यों नहीं मानते? किसानों का रोज रोज अपमान किया, तरह तरह की चीजें कही, देशद्रोही आंदोलन, जीवी भगवान जाने क्या क्या कहा। चुनाव आ रहा है ना, चुनाव आ रहा है ना, अब क्या कह रहे हैं? मुझे माफ करिए। क्यों माफ कर रहे हैं आप? क्यों माफ कर रहे हैं? हिसाब मांगिए। कोरोना काल में लापरवाही हुई, किसने भुगता? किसके परिवार उजड़े? आपने हिसाब मांगा? हिसाब मांगो। आपको अगर डिलीवरी चाहिए, आगे बढ़ना चाहते हैं आप, राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से अपना रिश्ता बदलो, उनकी असलियत पहचानो, उन्हें अपने प्रति जवाबदेह बनाओ, उनसे हिसाब मांगो। मैंने सुना है कई लोग कहते हैं कि भाजपा तो फूट फैलाकर फिर से जीतेगी। क्यों? क्योंकि असलियत ये है कि जिनको आज मुख्य विपक्ष माना जा रहा है, वे विकास का एजेंडा सेट नहीं कर रहे, वे भी इसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं। सपा बसपा ने भी जाति और धर्म की ही राजनीति को आगे बढ़ाया है। सपा सरकार में जातिवाद और गुंडाई, और बसपा में आपने लूट देखा है। तो स्वाभाविक है विकास की बात नहीं होगी, आपके मुद्दे उठाए नहीं जाएंगे। आपने समाजवादी का नारा देखा है? नया नारा सुना है? आ रहे हैं अखिलेश। मैं पूछना चाहती हूं, सीए और एनआरसी के कानून बने हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं बिजनौर गई, बिजनौर में एक 19 साल का लड़का अनस दूध बेचता था, उसकी निर्मम हत्या की गई। दूसरे घर में गई, एक लड़का सुलेमान मस्जिद के बाहर खड़ा था, पुलिस ने गोली मारी, उसकी हत्या कर ली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अखिलेश जी आए? उम्भा में नरसंहार हुआ, 13 आदिवासियों की मौत हुई, उनको पीटा गया लाठियों से, उनको गोली मारी गई। क्या अखिलेश जी आए? उन्नाव और हाथरस में क्या हुआ? मेरी बहनें बैठी हुई हैं। उन्नाव और हाथरस में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उनको जलाया गया। क्या अखिलेश जी आए? को आगे बढ़ाओ। ये महंगाई की मार किसानों पर है, गरीबों पर है, दलितों पर है, लेकिन सब वर्गों में इनका बोझ आप उठाती हैं। मैं जानती हूं कि आप कितना संघर्ष कर रही हैं। बिजली कितनी महंगी हो गई है, आटा, मोबाइल का डेटा, जीवन बीमा, सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल, हद से ज्यादा महंगाई है। आपको बड़े बड़े बिल मिलते हैं, मैंने देखी है ये बिल। महिलाएं मुझे कहती हैं कि हमने तो बिजली ऑन ही नहीं की, हमने चला, यहां बिजली आई ही नहीं, फिर भी हमें इतनी बड़ी बिल मिल रही है। आप सब यहां पर, ये एक ऐसा शहर है जहां उद्योग है। आप सब जानते हैं कि बिजली का कमर्शियल रेट कितना है और इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। आपको कहा गया था मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, क्या बना? केवल एक ही चीज स्मार्ट है, स्मार्ट मीटर और स्मार्ट लूट। और मैं बहनों को कहना चाहती हूं कि आपको सशक्त करना चाहते हैं हम, मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं आपको आगे बढ़ाना चाहती हूं। 40% मैं कह रही हूं कि 40% टिकट
महिलाओं को मिलने चाहिए। क्यों कह रही हूं? मैं अपनी बहनों के घर जाती हूं, यहां पर बलात्कार होते हैं, महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं को कुचला जा रहा है और कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई आपको आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है। सब विज्ञापनों में है, सब सिर्फ विज्ञापनों में है। असली सवाल यह है कि आपकी भागीदारी राजनीति में क्या है? आपके लिए लड़ने वाली महिला कैसे आगे बढ़ेगी? तो 40% आप जब टिकट लेंगे कांग्रेस से, ठीक है, हो सकता है पहली बार थोड़ी आप में से कुछ हो जो जीते, हो सकता है कि कुछ ना जीते, कोई बात नहीं, सशक्त बनेंगी, अगली बार जीतेंगी, अगली बार फिर से मौका मिलेगा और ज्यादा मौका मिलेगा। यहां नौजवान लड़कियां हैं, आप सहना नहीं चाहती, सच बताओ, सहना चाहती हो कि लड़ना चाहती हो? अपने हकों के लिए लड़ना चाहती हो या अत्याचार सहना चाहती हो? लड़ना चाहती हो ना? ये स्कूटी किसके लिए है? स्मार्टफोन किसके लिए है? आपको मिलेगा। आप महिलाओं को सशक्त बनाओ। ये जितनी भी राजनीति है, ये जितनी भी जातिवाद पर आधारित ये सांप्रदायिक राजनीति सब खत्म हो जाएगी, आप खड़ी हो जाएंगी तो। आपकी शक्ति को कोई पहचान नहीं रहा है। 50% आबादी है, 50% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। सशक्त बनो, अपने हक के लिए खुद लड़ो, कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, तुम खुद लड़ोगी और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। जोर से बोलो, लड़की हूं, लड़की हूं, शाबाश, लड़की हूं, शाबाश। देखिए, किसानों के लिए हमने तय किया है कि हम कर्जा माफ करेंगे और सबके लिए तय किया है कि बिजली बिल हाफ होगी। कोरोना काल का बकाया खास तौर से जो छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारियों ने दिया, वो साफ किया जाएगा। कोरोना में आपने बहुत संकट झेला, सरकार आपके प्रति आक्रामक बन गई, आपने ऑक्सीजन मांगा तो सरकार आपके पीछे पड़ गई, आपकी मदद नहीं हुई। आपको ये दौर अच्छी तरह से याद होगा। उद्योग, एक्सपोर्ट, ठेले कुंचे वाले, सबका व्यापार कम हुआ, काफी लोगों का व्यापार बंद भी हुआ।